सभी को गुड इवनिंग। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं लाइव हूँ या नहीं। हम बहुत देर से मैं लगा हुआ हूँ उसमें। तो ये फर्स्ट क्लास है हमारी। तो देखिए, जीएस की ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी और हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से। इतिहास से हम शुरू करेंगे, एंशियंट हिस्ट्री से हम शुरू करेंगे। और हमारा जो आज का पहला टॉपिक होने वाला है वो हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसी पर हमारा सारा चर्चा होगा। किरण हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज का अपना ये लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे इतिहास या हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। एक बार मुझे कंफर्म कर दो, आप लोगों को ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर आ रही है या नहीं। ऑडियो ओके है, वीडियो ओके है, आवाज आपको प्रॉपर आ रही है, ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रही है आप सबको। किरण, मानसी, सोमनाथ या जितने लोग भी अभी देख रहे हैं, आप सबको ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर आ रही है। मैं चेक कर लेता हूं बल्कि अपने यहां से भी। ओके है, वीडियो ओके है। हाँ, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे। भाई, हिस्ट्री एक्चुअली क्या होती है, इतिहास किसे कह सकते हैं। हम बाइलिंगुअल चलेंगे, इस पूरी क्लास को हम देखेंगे बाइलिंगुअल, इतिहास या हिस्ट्री। इतिहास किसे कहते हैं, क्या होता है इतिहास, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री का मतलब ये होता है, आमतौर पर हम कह देते हैं कि जितने भी पास्ट में घटित हुई घटनाएं हैं, उन पास्ट में घटी हुई घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं, या हिस्ट्री पास्ट में हुए वो इवेंट्स हैं। मगर क्या सारे के सारे जो पास्ट है हमारा इतिहास, क्या हम उसे कह सकते हैं? एक्चुअली ऐसा नहीं है। इतिहास में यानी कि भूतकाल में घटी हुई उन तमाम घटनाओं को जिसका समाज पर व्यापक तौर पर प्रभाव पड़ा हो, उसी को हम इतिहास कह सकते हैं, उसी को हम हिस्ट्री के रूप में स्टडी करते हैं। अदरवाइज वो हिस्ट्री नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये समझाऊं कि महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था चेतक। चेतक का मर जाना एक हिस्टोरिकल इवेंट है, एक ऐतिहासिक घटना है। और आप सैकड़ों साल के बाद भी, 500 साल के बाद भी आप उसे पढ़ते हो, आज यहां बैठ के पढ़ते हो आप कि भाई महाराणा प्रताप का घोड़ा है। मगर उस दौरान तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जानवर मरे होंगे इसके बीच। तो हम सबके बारे में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि चेतक महाराणा प्रताप, जो कि एक राजा थे, उनका घोड़ा था और युद्ध में मारा गया, तो उससे युद्ध के परिणाम पर प्रभाव पड़ा। और युद्ध का परिणाम बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है, समाज को प्रभावित करता है। इसीलिए वो इतिहास की घटना है। और हमारे पड़ोसी की जो भैंस मर गई थी, उसका इतिहास में कोई भी वर्णन नहीं है। तो इतिहास उन पूर्व में घटी घटनाओं को कहते हैं जिनका के समाज पर व्यापक तौर पर प्रभाव पड़ा हो। जैसे कुछ साल पहले कोरोना की जो महामारी आई थी, उससे बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ा और इसी वजह से उसे हम ऐतिहासिक घटना में शामिल करेंगे। ये व्यक्ति जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये दिख रही है आपको, एक इमेज सी दिख रही होगी, एक फोटो सा दिख रहा होगा। ये व्यक्ति का जो नाम है, इसका इनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। तो हेरोडोटस इनका नाम है, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनको इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले इंसान थे जिन्होंने पूर्व में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया। इसी वजह से हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री शब्द की बात करते हैं, इतिहास शब्द की बात करते हैं, तो ये एक ग्रीक शब्द है, एक यूनानी शब्द है हिस्टोरिया। तो इतिहास या हिस्ट्री हिस्टोरिया से डिराइव्ड हुआ है, वहां से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी करना, यानी कि खोजबीन करना। खोजबीन किसकी करना? पास्ट की, भूतकाल की खोजबीन करना। यह हमारा हिस्ट्री या इंक्वायरी है। मगर आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है, वो विषय है सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे आप कई बार हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई, किन लोगों के द्वारा की गई, इसके दो नाम क्यों हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहे जाते हैं, पहले इस पर चर्चा करते हैं, इस पर आगे बात करते हैं। देखो, एक व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये वाले जो आपको दिख रहे होंगे, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को सबसे पहले कहीं से एक मोहर मिली, एक सील मिली, एक मोहर मिली, और मोहर जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, या क्या बोले इनको, इन्हें भारतीय पुरातत्व का फादर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब हैं, इन्होंने उसके बारे में 1875 में पता लगाने की कोशिश की कि यार ये जो मोहर है, ये मोहर किसकी है, कैसी है। तो इसके बारे में उन्होंने आइडिया लेना स्टार्ट किया। मगर अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये हुई कि ये जो ऊपर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आदमी, जिनको हमने कहा है, इनका नाम क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, आप लोगों को याद रख लेना है, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पूछा जाता है। मैं बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्लास के लास्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो ये जो स्क्रीन पर आपको पहले वाले व्यक्ति दिख रहे हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने कोशिश की कि जहां से इन्हें वो मोहर मिली थी उसके बारे में वो पता लगा सके कि भाई वो कहां से आई, किन लोगों के द्वारा बनाई गई थी। मगर दुर्भाग्यवश अलेक्जेंडर कनिंघम ऐसी कुछ खोज कर नहीं पाए। मगर इन्होंने जो प्रयास किए, इनके प्रयासों से उस समय के जो भारत के वाइसरॉय हुए लॉर्ड कर्जन ने 1904 में कलकत्ता में भारतीय पुरातत्व सोसाइटी की स्थापना कर दी। मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से इतिहास को जानने की शुरुआत इनके प्रयासों की वजह से लॉर्ड कर्जन के द्वारा शुरू की गई। उन्होंने एक अलग से इंस्टीट्यूशन बना दिया, एक संस्थान बना दिया, और उस संस्थान के माध्यम से खोज करनी शुरू हो गई। आपको यह बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अलेक्जेंडर कनिंघम वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कोशिश की। एक मिनट रुकिए। हां, अलेक्जेंडर कनिंघम वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करने की कोशिश की या प्रयास किया, क्योंकि इन्हें कहीं से एक मोहर मिल गई थी और ये मोहर ये कहती थी कि भाई मतलब उन्होंने ये खोज की कि ये तो लगभग 4,500 साल पुरानी मोहर है। तो इससे उन्हें ये लगा कि यहां कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्राचीन एक सभ्यता है और इसकी खोज की जानी चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली वो अपने जीवन में ऐसा कुछ कर नहीं सके। 1920 में, यानी कि लगभग 45 सालों के बाद, जो पहली मोहर मिली थी, उसके 45 सालों के बाद ये जो नीचे व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल उस समय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाई गई इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के डायरेक्टर वो थे। तो इनके शासनकाल के दौरान या इनके निर्देशन में दो भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट ने, दो भारतीय पुरातत्वविदों ने, जिनमें से एक व्यक्ति जो मुख्य तौर पर पहचाने जाते हैं, इनका नाम आपको इनकी स्क्रीन पर मैं लिख देता हूं। इनका नाम है दयाराम साहनी। इनका क्या नाम है? दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जॉब करते थे कहां? इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी में। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के डायरेक्टर कौन है? सर जॉन मार्शल हैं। तो सर जॉन मार्शल सेनापति हैं और ये उनके एक सिपाही हैं। तो इन्होंने फाइनली, अल्टीमेटली दयाराम साहनी ने, अच्छा इनके एक और साथी थे जिनका नाम था माधव स्वरूप। सिर्फ ये अकेले नहीं थे, इनके एक साथी भी थे माधव स्वरूप। हालांकि उनको हम अनफॉर्चुनेटली उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं देते, इनका नाम हम ज्यादा लिख देते हैं, मगर माधव स्वरूप भी इनके साथ में ही थे। तो दो आदमी हैं, एक है दयाराम साहनी और दूसरे व्यक्ति का नाम था माधव स्वरूप।
इन दो लोगों ने 1920-21 में पाकिस्तान में, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, उस समय तो वो हिंदुस्तान में ही थे, यहां पर पंजाब जिले के माउंट गोमरी में, माउंट गोमरी जिला है, यहां पर खुदाई की और अल्टीमेटली 1920-21 में एक पूर्व नियोजित, एक अच्छी खासी नगरीय सभ्यता की इन्होंने खोज की और इस तरीके से दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की जाती है। मगर जहां पर इन्होंने ये खोज की उस जगह का नाम था हड़प्पा। जगह का नाम क्या है? हड़प्पा नाम की जगह है। तो हड़प्पा को मैं आपको दिखा देता हूं कि हड़प्पा बेसिकली कहां है, तब हम बात करेंगे। देखो, ये आपको यहां पर इंडिया का मैप दिख रहा होगा। इंडिया के मैप में आप देखोगे यहां रावी नदी के तट पर एक जगह है। पंजाब के दो टुकड़े हुए आजादी के बाद, आधा पंजाब भारत के हिस्से में आया और आधा पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो पाकिस्तान वाले उसमें पंजाब में रावी नदी के किनारे पर एक जगह का नाम है हड़प्पा। तो हड़प्पा में इन्हें पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता, या उस समय तो सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी, उसका कुछ और नाम था, वो अभी बात करेंगे हम। इन्हें एक सभ्यता का पता चला कि यहां पर एक बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन यहां पर कब थी। ये सिविलाइजेशन थी आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व का मतलब है 2500 साल तो ईसा पूर्व हो गए और 2021 अभी चल रही है, मैं मोटा मोटी सी 2000 ही मान लेता हूं, तो ये हो गए 4500 साल। तो जी इन लोगों को ये पता चला कि यहां पर खुदाई हुई है और इन खुदाई में 4500 साल पहले यहां पर एक सभ्यता मौजूद थी। कहां पर मौजूद थी? हड़प्पा नाम की जगह में मौजूद थी। हड़प्पा कहां है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में रावी नदी के किनारे पर मौजूद है हड़प्पा सभ्यता। यह बात आपको समझ में आ गई? हड़प्पा कहां है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक जिला है माउंट गोमरी, वहां पर है एक जगह हड़प्पा, और हड़प्पा से एक सभ्यता की शुरुआत होती है, खोज होती है, जिसे इन्होंने उन्हीं के नाम पर कहा, उसी जगह के नाम पर नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम दे दिया? इसी जगह के नाम पर इसका नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। इस तरीके से इस सभ्यता का नामकरण हो गया, क्योंकि खोज कहां से हुई? हड़प्पा सभ्यता से जगह से खोज हुई, तो हड़प्पा के जगह से खोज होने की वजह से इसका नाम भी पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ये आपको समझ आ रहा है? इतना कहीं कोई इशू होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई हड़प्पा नाम की जगह से और इसी वजह से इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो इसकी साइट्स थी, यानी कि अलग अलग जो स्थल थे, वो अलग अलग स्थल, अलग अलग साइट्स सामने आने लगी, खुदाई होती चली गई और अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग इसके, इसी सभ्यता के अलग अलग जगह हमें नगर, शहर हमें मिलने शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर में मांडा नाम की जगह से लेकर, जम्मू कश्मीर में मांडा नाम की जगह से लेकर यहां महाराष्ट्र में दैमाबाद तक, क्या नाम है इस जगह का नाम? दैमाबाद। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। दैमाबाद। ऊपर की जगह का नाम क्या है? मांडा। तो उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक, यहां पर पश्चिम में सुतके गेंडोर से लेकर पूर्व दिशा में मेरठ के पास एक जगह है, मेरठ के पास एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर तक, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर तक हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई ये विशाल सभ्यता हमें देखने को मिलती है। कितने इलाके में फैली हुई थी? हजारों किलोमीटर में फैली हुई वो थी।
अब इतनी विशाल सभ्यता, और हम उसे क्या कह रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा क्या है? एक छोटी सी जगह का नाम है। अब इससे इस सभ्यता को थोड़ा सा इसके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय क्यों हो रहा है? क्योंकि यार इतनी बड़ी सभ्यता है, इसमें से सबसे बड़ा जो शहर है, जो सबसे बड़ी साइट है इसकी, वो मोहनजोदड़ो है। यह भी पाकिस्तान में ही है, सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा है। इसके अलावा भी बहुत सारे शहर हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, मगर इसके बावजूद हम इस सभ्यता को कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। तो ये तो थोड़ा सा हमें खराब सा लग रहा है कि यार बाकी चीजें हम क्यों नहीं कह पा रहे, बाकी को भी तो इंक्लूड किया जाना चाहिए, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसका हड़प्पा सभ्यता का जो नाम था वो हमने नाम बदला, उसको चेंज करने की कोशिश की। और चूंकि ये पूरी की पूरी सभ्यता सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे पर बसी हुई थी, मैक्सिमम साइट्स इसकी, इसीलिए इसको एक नया नाम दिया गया। इसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसीलिए इस सभ्यता के दो नाम हैं, एक है हड़प्पा सभ्यता, दूसरी है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको आप इस तरीके से समझो कि इसके दो नाम कैसे हैं। मेरा एक कजन है, मतलब मेरे चाचा का बेटा है, और वो जब पैदा हुआ तो हम सारे भाई बहनों में वो सबसे छोटा था। अब चूंकि वो सबसे छोटा था तो हमने उसे प्यार से छोटू कहना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे 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 उसका नाम छोटू पड़ गया। अब पता नहीं छोटू को क्या मन में सूझी, छोटू जब बड़ा हुआ तो छोटू के बड़ा होने पर हमें पता चला कि छोटू की हाइट 6 फीट से ज़्यादा हो गई है, वेट जो है उसका 100 kg प्लस है, यानी कि विशाल छोटू हो गया। अब हम जैसे लोग जो एक मीडियम हाइट के हैं, इतना ज़्यादा डील डोल भी नहीं है, अगर हम उसे बुलाएं, लोगों के सामने बुलाएं कि छोटू इधर आना, और छोटू आ रहा है चलता हुआ 6 फीट से ज़्यादा ऊंचा, 100 किलो से ज़्यादा आदमी खड़ा होकर कह रहा है अरे ये छोटू है, तो फिर हमें शर्म आने लगी उसे छोटू कहते हुए। तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स में नाम था, हमने फिर उसे हितेश कहना शुरू किया, क्योंकि अब हम उसे हितेश ही कहते हैं, क्योंकि छोटू आपस में तो हम कह लेते हैं मगर किसी के सामने नहीं कहते, क्योंकि उसमें हमारी इंसल्ट होती है। तो सेम सिचुएशन है। हड़प्पा बहुत छोटी सी जगह है, और जब हमने सबसे पहले इसे खोजा तो हमें लगा भाई सभ्यता इतनी सी ही होगी। बाद में जाके हमें पता चला कि सभ्यता तो बहुत दूर दूर तक फैली हुई, हजारों किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी, और इसी वजह से इसका नाम बदलकर हमने सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में ये बात आ गई होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में 3 अन्य सभ्यताएं भी उसी कालखंड में काम कर रही थी पूरी दुनिया में। कब की बात हो रही है? सिंधु घाटी सभ्यता परिपक्व अवस्था में थी 2500 बीसी से लेकर 2500 बीसी में परिपक्व अवस्था में आई, और ऑलमोस्ट 1750 बीसी तक ये रही, या 1700 बीसी तक ये चलती है। उसके बाद ये सभ्यता समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई ये हम क्लास के लास्ट में चर्चा करेंगे। है तो बाकी की अन्य सभ्यताएं, एक ये सभ्यता हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में है जिसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपको मैप में दिख रही होगी। इसी के समय खंड में 3 सभ्यताएं दुनिया के अलग अलग इलाकों में विकसित हुई, और कुछ के साथ इनके व्यापारिक संबंध भी थे। पहले मैप में मैं आपको यह समझा देता हूं कि कौन सी सभ्यता कहां पर थी। यहां आप ये देखोगे, ये एक सभ्यता है जिसे कहते हैं मेसोपोटामियाई सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया। ये सभ्यता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया नाम की जो सभ्यता है, ये 2 नदियों के किनारे पर विकसित हुई। एक का नाम है टिग्रिस और दूसरी नदी का नाम है यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में, इसके दोआब में ये विकसित हुई मेसोपोटामियाई सभ्यता। तीसरे नंबर की एक और सभ्यता थी, यह थी मिस्री सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, इसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? इसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और यह कौन सी नदी के किनारे पर हुई? नील नदी के किनारे पर विकसित हुई। मगर दुनिया में एक
चौथे नंबर की सभ्यता भी थी, और वो थी यहां ये वाली सभ्यता जिसे कहते हैं चीनी सभ्यता। तो इसी कालखंड में दुनिया में 3 अन्य सभ्यताएं भी थी। चाइनीज सभ्यता सिविलाइजेशन, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और हम किस कालखंड की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आज से 4,500 साल पहले। कितने साल पहले? 4,500 साल पहले की घटना बात कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीनतम सभ्यता है जो कि 2500 ईसा पूर्व अपनी विकसित अवस्था में आई और 1700 बीसी तक वो चलती है। 1700 बीसी के बाद वो समाप्त हो गई। इन कारणों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांसा युगीन सभ्यता थी। कांसा युगीन सभ्यता जो कि पाई गई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों तक ये सभ्यता फैली हुई थी। पाकिस्तान में थी, अफगानिस्तान तक थी, और भारत के राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र यानी कि जो उत्तर पश्चिम वाला इलाका है उस पूरे इलाके में यह सभ्यता फैली हुई थी। मिस्री सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि ये इसके समकालीन थी, इनके साथ इनके व्यापारिक संबंध भी थे। मगर आपको यहां एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा और वो है कांसा युगीन सभ्यता। देखो, धातु के आधार पर हम इतिहास के अलग अलग कालखंडों को पढ़ते हैं। यानी कि इंसान ने अपने औजार और हथियारों के लिए जिस जिस चीज का इस्तेमाल किया उसी काल को उसी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इंसान ने पत्थरों का इस्तेमाल किया। आज से 20 लाख साल से लेकर लगभग मान के चलो कि 7,000 साल तक, एक बहुत लंबे समय तक इंसान इस्तेमाल करता रहा पत्थरों का। तो इस पूरे कालखंड को 20 लाख से लेकर 7,000 साल तक, इस पूरे कालखंड को हम कहते हैं पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। उसके बाद इंसान ने सबसे पहली धातु मानव ने सबसे पहली धातु कौन सी इस्तेमाल की? आप लोगों में से कोई बताएगा? किरण, वेदांग पाठक, सोमनाथ और ये मानसी, ये जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, कोई बताएगा मुझे मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया? इंसान ने सबसे पहली धातु जो इस्तेमाल की वो कौन सी की? एक मेटल जो सबसे पहले इस्तेमाल किया हो, उससे पहले कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। पत्थर के बाद उसने हड्डियां इस्तेमाल की कुछ, और फिर अचानक से उसे एक मेटल मिलता है, एक धातु मिलती है। तो वो कौन सी धातु थी जो इंसान ने सबसे पहले इस्तेमाल की? बताइए जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों के आंसर्स का। इंसान ने सबसे पहली धातु कौन सी इस्तेमाल की थी? इंसान ने कौन सी धातु सबसे पहले इस्तेमाल की? जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार बताइए मुझे जल्दी से, जल्दी जल्दी से आंसर कर दो, क्योंकि उसके बाद मुझे फिर आप लोगों को लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करवाने हैं और टॉपिक अभी रहता है हमारा इसके शहर, इसकी सभ्यता की विशेषताएं और बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे जल्दी से आंसर कर दो, तब तक हम आगे बात कर लेंगे। चलिए देखो, इंसान ने सबसे पहली धातु जो इस्तेमाल की वो थी तांबा यानी कि कॉपर। मगर तांबे की एक खराब बात यह थी कि तांबा हल्की धातु है, मतलब जल्दी से मुड़ जाती है, उससे आप बहुत ज्यादा कठोरता से इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर इन्होंने फिर क्या किया आगे चलकर, जैसे मानव तांबे को देखता रहा कि यार ठीक है, अच्छी है, मगर उतनी मजबूत नहीं है, तो इसमें इन्होंने जिंक मिलाया। क्या मिलाया? जिंक। तो जिंक मिलाकर तांबे में इन्होंने बना लिया कांसा। तो कांसा युगीन सभ्यता है, यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता काम कर रही थी उस वक्त इस इलाके में कांसा इस्तेमाल होता था। कैसा, क्या, कौन सी धातु इस्तेमाल होती थी? कांसा इस्तेमाल होता था। रोहित कहते हैं सर आयरन नहीं भाई, आयरन तो बहुत बाद में इस्तेमाल होना शुरू हुआ।
खैर कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया है कॉपर, बहुत बढ़िया, तांबा इस्तेमाल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4,500 साल पहले विकसित हुई, और 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह थी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता मतलब वर्तमान समय में आप देखोगे 2021 में, सॉरी 2025 में, 2025 में भी इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता कैसी सभ्यता है? एक ग्रामीण सभ्यता है। और 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। वर्तमान समय में हम ग्रामीण सभ्यता हैं। अच्छा, हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई सभ्यता शहरी है या ग्रामीण है? हमें कैसे पता चलता है? देखो, टोटल पॉपुलेशन का अगर 50% से ज्यादा नगरों में निवास करे, कहां रह रहा है? शहरों में। अगर टोटल पॉपुलेशन 50% से ज्यादा शहरों में रहती है तो इसका मतलब है वो अर्बन सिविलाइजेशन है, शहरी सभ्यता है। और अगर कोई सभ्यता की ज्यादातर जनसंख्या, जैसे वर्तमान समय में हिंदुस्तान की लगभग 59% ग्रामीण इलाकों में रहती है और प्राथमिक उद्योग धंधों में लगी है, खेती पर डिपेंडेंट है, इसीलिए भारत की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, क्योंकि भारत की 50% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। तो आज से 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जिसके ज्यादातर लोग शहरों में निवास करते थे। आपको ये बात समझ आ रही है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता। ज्यादातर लोग उसके शहरों में रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो महत्वपूर्ण जगह हैं उसकी, उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे लोथल। मैं आपको जगह बताता जाऊंगा थोड़ा सा। मैप में अगर आप लोगों के पास मैप है, या बना लो छोटा मोटा, जैसा भी आपसे बनता हो, उस मैप में आप कुछ साइट्स हैं जो आप लोगों को मार्क करते हुए जाना है। आपको आसानी होगी, एग्जाम टाइम पर आपको याद जल्दी आ जाएगा। देखो, ये है लोथल। लोथल आप देखोगे गुजरात राज्य में है और एकदम समुद्र के किनारे है। ठीक है, लोथल क्या है? लोथल समुद्र के किनारे है। एक और शहर है यहां पर, धोलावीरा, यह भी गुजरात में है। धोलावीरा और लोथल, इन दोनों के बीच में मौजूद है सुरकोटड़ा। क्या नाम है? सुरकोटड़ा। याद रखना, सुरकोटड़ा। ये 3 जगह महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आगे पढ़ेंगे इसमें एक एक के बारे में। इसके अलावा रंगपुर है, धोलावीरा है, सुरकोटड़ा है, कालीबंगा है। कालीबंगा मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। बनावली, राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है। और जो भारत में नहीं है, भारत के बाहर, मोहनजोदड़ो है, चांदूहुड़ो है, और आपका ये हड़प्पा तो है ही। इसके अलावा सुतके गेंडोर है। सुतके गेंडोर अफगानिस्तान वाले इलाके में है, बलूचिस्तान वाले इलाके में है। तो ये महत्वपूर्ण साइट्स हैं, महत्वपूर्ण जगह हैं इस सभ्यता की। इनकी कुछ और खास बातें भी थी। जैसे सुरकोटड़ा में आप देखो, सुरकोटड़ा में घोड़े की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं। और सुरकोटड़ा कहां है? गुजरात के कच्छ जिले में है, जो भुज से 160 किलोमीटर दूर स्थित है। मैं बता देता हूं आपको, ये आपको ये जगह दिख रही होगी, ये है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा की खास बात यह है कि यहां से मिले हैं घोड़े की हड्डियों के अवशेष। अब इसमें खास बात क्या है? जानवर है, जानवर की हड्डी के अवशेष तो मिल ही सकते हैं। नहीं, घोड़े के नहीं मिल सकते। घोड़ा भारत का जानवर नहीं है। जिस तरीके से आप देखो, भारत में 500 साल पहले तक मिर्च नहीं होती थी, टमाटर नहीं होते थे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने, तंबाकू भारत में नहीं था, ये सारी बाहर से आई हैं, विदेश से आई हैं। उसी तरीके से प्राचीन काल में भारत में घोड़े नहीं होते थे। घोड़े आए हैं अरबी इलाके से, है ना, यूरोप से, अरब से, यहां से घोड़े आए हैं। इस कालखंड तक और इससे पहले भारत में घोड़े की हड्डी
कहीं भी अवेलेबल नहीं होती, एक जगह को छोड़कर, और वो है सुरकोतड़ा। तो सुरकोतड़ा में कहीं से घोड़ा पाया गया है, उसकी हड्डी के अवशेष मिले हैं। बाकी आप इतने बड़े इलाके में कहीं भी घूम लोगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं भी घोड़े आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सुरकोतड़ा नाम की जगह से हमें घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी के बगल में यहां एक और जगह है, लोथल। लोथल की मजेदार बात यह है कि लोथल से हमें मिला है बंदरगाह, और बंदरगाह भी कैसा, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, यानी कि यह विकसित किया गया इंसानों के द्वारा। कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। अच्छा, एग्जाम में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बताइए निम्नलिखित में से कृत्रिम बंदरगाह कहां से मिला है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, हड़प्पा दे देंगे, कालीबंगा दे देंगे, मोहनजोदड़ो, चांदूहोड़ो, राखीगढ़ी, लोथल। अब ये बताओ बंदरगाह कहां होता है। बंदरगाह जाहिर सी बात है जहां समुंदर होगा, पानी के जहाज समुंदर में ही तो चलेंगे, या यहां रेत में चला देंगे कालीबंगा में, नहीं ना। इसीलिए हमेशा याद रखो कि बंदरगाह हमेशा मिलेगा समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे कौन सी जगह है, लोथल है, बाकी तो है ही नहीं, दूर है बहुत। आपने पंजाब में थोड़ी ना पानी के जहाज चलते हुए देखे होंगे, या राजस्थान में चल रहे हैं, हरियाणा में चलते हुए देखे, नहीं, समुद्र के किनारे। लोथल में हमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड हमें अवेलेबल हुआ है। हाँ, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से यह कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता। मगर इस सभ्यता की एक खास बात थी, यहां पर ज्यादातर जो शहर थे, मैक्सिमम, कुछ एक को छोड़कर, एक दो को छोड़कर, अधिकांश शहर के दो टुकड़े किए जाते थे। यानी कि शहर को दो भागों में बांटा जाता था। एक हिस्सा वो था जो ऊंचाई पर मौजूद होता था और पश्चिम दिशा में होता था। किस दिशा में होता था, पश्चिम में होता था। और दूसरा हिस्सा था जो नीचे वाला हिस्सा था, इसे लोअर टाउन कहते थे, और लोअर टाउन हमेशा पूर्व दिशा में होता था। जो अपर टाउन था, यानी कि जिसे हम सिटाडेल कहते थे, क्या कहते थे इसको, सिटाडेल, ये पश्चिम में होता था, और यहां पर रहते थे राजा, यहां पर रहता था उसका परिवार, यहां पर रहता था बहुत सारे अमीर लोग। इधर जो नीचे वाला हिस्सा है, लोअर टाउन जिसे कह रहे हैं, लोअर टाउन में रहते थे आम जनता, आम जनता, गरीब, आम जनता, गरीब लोग रहते थे। अच्छा, ऐसा क्यों है? सर कैन यू प्लीज टेल इन इंग्लिश? डेफिनेटली रोहित, बताइए क्या पूछना है। ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन, और ये था वेस्टर्न साइड, ये वेस्ट में था और ये ईस्ट में था। लोअर टाउन was situated in the always in the east direction, and the citadel portion was always situated in the western portion. And the main reason behind this, इसके पीछे जो मेन कारण है, वो मेन रीजन ये था कि इंडिया में ज्यादातर जो एयर है, जो विंड है, विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ज्यादातर भारत में वेस्टर्लीज चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं। तो ये जो अमीर लोग थे, ये चाहते थे कि हवाएं उनसे, उनमें जो फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर पहले इनके यहां पहुंचे और उसके बाद गरीब लोगों तक पहुंचे। इसीलिए इन्होंने अपनी यहां ऊंचा स्थान रखा और पश्चिम दिशा की ओर चले गए, वेस्टर्न साइड चले गए। खैर, उससे और ज्यादा डीप नहीं जाते, थोड़ा वापस आते हैं थोड़ा सा। सो द टाउन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट विच इज कॉल्ड सिटाडेल एंड द लोअर पार्ट। आगे और बताएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, चूंकि शहरी सभ्यता है, डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, विकसित हो चुकी है। और बस आप अपने दिमाग में एक बात और याद रखो कि हम बात कर रहे हैं अबाउट 4500 ईयर्स अगो, 4500 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बन रहे हैं, वो मकान बन रहे हैं पक्की हुई ईंटों के।
कौन सी ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है? ज्यादातर जो ब्रिक्स हैं, जो जो हाउसेज हैं, हाउसेज बन रहे हैं बर्न ब्रिक्स, यानी कि जो पकी हुई ईंटें हैं, बर्न ब्रिक्स हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है। एक्सेप्ट वन साइट। कौन सी? वो देखेंगे थोड़ा सा। देखो, मैक्सिमम साइट्स में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। हर एक साइट में मोस्टली मकान बनाने में, घर बनाने में पक्की ईंटें लगाई गई हैं, सिवाय एक को छोड़कर, और वो है कालीबंगा। कालीबंगा है राजस्थान में। कालीबंगा इज सिचुएटेड इन राजस्थान स्टेट। एंड कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई Kalibangan people use mud to build their houses? कालीबंगा में लोगों ने मिट्टी का इस्तेमाल किया, न कि पकी हुई ईंटों का, जबकि सारी सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटें इस्तेमाल हो रही हैं। बताइए जल्दी। एग्जैक्टली रोहित, द मेन रीजन वाज टेम्परेचर, बिकॉज देर आर लोट्स ऑफ सैंड अराउंड देयर हाउसेज, और वहां राजस्थान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर में जो बर्न ब्रिक्स हैं, जो पकी हुई ईंटें हैं, वो पकी हुई ईंटें क्या करेंगी, उनके हाउसेस के टेम्परेचर को और ज़्यादा जनरेट कर देंगी, तो वहाँ रह नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर बैड हीट कंडक्टर इस्तेमाल होता है, और जो है मड, यानी कि जो मिट्टी है, कच्ची मिट्टी है, उसी का इस्तेमाल ज़्यादातर यहाँ पर किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी। सो ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ है, यूज हुए हैं मोस्टली बर्न ब्रिक्स, एंड दे हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड अंडरगो ड्रेनेज सिस्टम। सो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, आप मोस्टली दिल्ली जैसे शहरों में अगर आप देखो, या मोस्टली इन द सिटीज और इन द विलेजेस, वी यूज ओपन ड्रेनेज सिस्टम। हमारी जो नालियां हैं घरों की, एक मिनट आप होल्ड करो प्लीज। चलिए, सॉरी टू इंटरप्ट, आगे बात कर रहे हैं। तो हम आज भी हम देखते हैं कि आफ्टर 4500 ईयर्स हमारे विलेजेस में, एंड द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इन दिल्ली, हम देखते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा आज भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। बट 4500 साल पहले यहाँ पर ढके हुए कवर्ड जो ड्रेनेज था, सेवर जो हमारे थे वो कवर होते थे, पकी ईंटों से ढके हुए होते थे, और वेल ऑर्गेनाइज था। जो रोड्स थे, रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करते थे, है ना। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर पार करती थी, क्रॉस करती थी। तो ये वेल सिविलाइज था। तांबे और कांसे का इस्तेमाल औजार बनाने, आभूषण, बर्तन, हथियार बनाने के लिए किया जाता था। अच्छा, एक और चीज है, ज्वेलरी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, मेन एंड वुमेन बोथ यूज मैनी ज्वेलरीज। ऐसा नहीं है कि केवल विमेन्स ज्वेलरी पहनती थी, मेल और फीमेल ज्वेलरी दोनों ही पहना करते थे। उस समय सोने और चांदी का उपयोग आभूषण और बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर ऑल्सो यूज एट द टाइम फॉर मेकिंग ornaments and vessels. So you can see some ornaments here, which was used in different metals, sometimes with the help of bones. तो एक्चुअली यहां भी सोसाइटी में कौन क्या ऑर्नामेंट्स पहन रहा है, क्या उसके आभूषण क्या हैं, ये इस बात पर निर्भर करते थे कि उसका सोशल स्टेटस क्या है। जो अमीर लोग थे वो प्रीसियस मेटल्स इस्तेमाल करते थे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। गरीब लोग बेचारे, जो पुअर पीपल थे,
दे यूज टू वेयर, जैसे आप बोन्स के आप बने हुए देख लो, कई बार मिट्टी के जो सैंड थे उसका इस्तेमाल करते थे अपने आभूषण बनाने में, सोइल का इस्तेमाल करते थे। तो अलग अलग तरीके के आभूषण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहना करते थे। हाँ, फैशन सेंस था, लिपस्टिक यूज करते थे, फेस पेंट इस्तेमाल होता था, आई लाइनर इस्तेमाल करते थे। जो गर्ल्स हैं वो इनको अच्छे से जानती होंगी, 4500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ये सारी चीजें इस्तेमाल करते थे। नेल पेंट, लिपस्टिक, आई लाइनर, ये सारी चीजें इस्तेमाल मोस्टली उस समय भी हुआ करती थी। कुछ इंपॉर्टेंट से यहाँ स्ट्रक्चर्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और वो है मोहनजोदड़ो का एक महान स्नानागार, द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोहनजोदड़ो वाज द बिगेस्ट साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, मतलब एरिया वाइज हम कह रहे हैं कि सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ था मोहनजोदड़ो। यहां से हमें एक महान स्नानागार का पता चला है, ये आप यहां देख सकते हो, द ग्रेट बाथ। ऐसा माना जाता है कि क्वीन या उसकी फ्रेंड्स, उसके जो दोस्त थे या फ्रेंड्स थी, वो उसमें नहाती होंगी, मे बी डेली नहाती होंगी या फिर ऑन द ओकेजन ऑफ सम फेस्टिवल्स, कुछ एनुअल फेस्टिवल्स में नहाती होंगी। तो ऐसा हमारा आइडिया है कि अलग अलग वजह से नहाती होंगी। यहां पर 6 अन्नागार एक साथ हमें मिले हैं, और वो मिले हैं हड़प्पा से, 6 ग्रैंडरीज। नियमित अंतराल पर यहाँ जो लैंप पोस्ट हैं, या यूं कहें कि स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल होती थी उस समय। तो आपको थोड़ा एक और आप सरप्राइज होंगे कि उस समय भी स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल की जाती थी। आज देखो, आज भी इंडिया में बहुत सारे शहरों में स्ट्रीट लाइट अवेलेबल नहीं है, गांव में तो है ही नहीं, दूर दराज के इलाकों में तो है ही नहीं। बट उस टाइम दे यूज्ड स्ट्रीट लाइट्स। एक्चुअली वो मसाले वगैरह इस्तेमाल करते थे, मशाल है ना, लैंप पोस्ट इस्तेमाल करते थे अपनी गलियों को वो करने के लिए। अगर हम इनका रिलीजियस साइड देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो नेचर को वर्शिप करते थे, ये नेचर वर्शिपर थे, ठीक है, नेचर को वर्शिप करते थे, प्रकृति को पूजने वाले थे। जैसे आज भी आप देखोगे, आज भी हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग नेचर को वर्शिप करते हैं, प्रकृति को पूजते हैं। प्रकृति को मतलब वी वर्शिप रिवर्स, सन, मून, स्टोन्स, पत्थर को पूजते हैं, प्लांट्स को पूजते हैं, जैसे पीपल हो गया, तुलसी हो गई, कुछ जानवरों को हम पूजते हैं, एनिमल्स को। तो हम वर्शिप करते हैं नेचर को, और ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही हमारा चला आ रहा है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी हम ऐसा करते थे। हमें यहां से एक सील मिली है, एक मोहर मिली है हमें, वी गोट ए सील ओवर हेयर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहां हमें इसे कहते हैं पशुपति महादेव। पशुपति महादेव में हमें यहां सींग वाला एक मुकुट पहने हुए महादेव मिले हैं, जिन्हें पशुपति कहा गया। शुरुआती दौर में मानते हैं, हमारा ऐसा मानना है कि आगे चलकर यही हिंदुस्तान में शिव के नाम से विख्यात होंगे। शुरुआती दौर में ये पशुपति हैं, ठीक है। तो ये इनका रिलीजियस साइड था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का, नेचर वर्शिप करते थे और पशुपति की पूजा होती थी। तो ये तो था इनका रिलीजियस साइड। इसके अलावा इनकी अगर हम सोसाइटी की बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व थे, पशुपालन करना, एनिमल रेयरिंग, इनमें से जैसे बफेलोज हो गई, बुल्स, ऑक्सन, शीप, एसेस, गोट्स, एलिफेंट्स, पिग्स, ये सारे जानवर वो पाला करते थे। और जो वन के उपज थे, वन उपज मतलब जो फॉरेस्ट से वो गेन करते थे, लाइक हनी हो गया, मेडिसिनल कुछ प्लांट्स हो गए, उनका भी वो ट्रेड किया करते थे। इसके अलावा दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने कॉटन ग्रो की है, कपास अगर दुनिया में सबसे पहले किसी ने उगाई है, तो कपास उगाने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहले लोग थे। यानी कि वी द इंडियंस, वी ग्रो कॉटन वेरी फर्स्टली इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे पहले हमने कॉटन उगाया, और अगर हमने कपास सबसे पहले उगाया है तो डेफिनेटली हमने सूती कपड़े सबसे पहले बनाए। अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए
कि ये सूती कपड़े हमने सबसे पहले बनाए, दुनिया में सबसे पहले सूती कपड़े हमने बनाए। इसी वजह से तो आप देखोगे कि आगे चलकर जब यूरोप और बाकी जगहों पर ये सूती कपड़े जाएंगे तो बवाल मच जाएगा। भर भर के सोना भेजेंगे भारत में ये कपड़ा खरीदने के लिए कि यार कमाल है, एक चीज क्या फाइबर है। उनके पास था ही नहीं, वे तो अपने बेचारे जानवरों की खाल वगैरह पहनकर अपना काम चलाते थे। तो वहां के बाद जब उन्होंने भर भर के सोना चांदी हिंदुस्तान में भेजना शुरू किया, व्यापार हुआ हमारा, तो तब हम बने सोने की चिड़िया, समझ रहे हो। तो इसी से व्यापार होगा। खैर, दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती हमने की। चावल के कुछ प्रमाण हमें मिले हैं लोथल और रंगपुर से। सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास का उत्पादन हमने किया। यहां गेहूं और जौ मुख्य फसलें होती थी, ठीक है जी। चावल की खेती हमने की, कपास सबसे पहले हमने किया। तो ये सारी चीजें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। देखो बच्चों, एक होती है भाषा। भाषा क्या है? भाषा आवाजें हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं, आवाजें निकाल रहा हूं, एक विशेष प्रकार की आवाजें हैं जिनसे कुछ सार्थक शब्द बनते हैं। तो आप मान सकते हो कि वो एक भाषा है। बट भाषा को किसी संकेतों के माध्यम से जब हम लिखते हैं, यानी कि भाषा को लिखने का जो तरीका है उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट या लिपि। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ये भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक बोलते हैं इसको, भाव चित्रात्मक। अनफॉर्चुनेटली ये जो भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, हम अभी तक इसे पढ़ नहीं पाए हैं। ये अनडेसिफेरेड है, मतलब हम इसे अब तक पढ़ नहीं पाए और हमें नहीं पता कि ये क्या लिखा है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस तरीके की लिपि का इस्तेमाल करते थे, इस तरीके से वो लिखा करते थे इसको। सिंधु घाटी सभ्यता, यहां की अगर हम संस्कृति की बात करें या कल्चर की अगर हम बात करें, कल्चर, अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था, जो सोसाइटी थी पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब पितृसत्तात्मक थी। पितृसत्तात्मक। पेट्रियार्कल क्या होती है? सॉरी, माय बैड, एक मिनट होल्ड करो। पेट्रियार्कल नहीं थी, मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक। अब मात्र सत्तात्मक क्या होती है पहले ये समझते हैं और उसके बाद में आगे बात करेंगे। देखो, मोस्टली वैदिक कल्चर के बाद जो भारत का समाज है, भारत का समाज बन गया पितृसत्तात्मक, जैसा कि अभी है। हालांकि अब तो नहीं है, मगर ज्यादातर समय तक रहा। यह है कि जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली होगा, वो होगी मदर। और प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होगी, उस समय प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी मदर से उसकी डॉटर को, है ना। हेड ऑफ द फैमिली कौन है? मदर है, और ट्रांसफर हो रही है उसकी बेटी को। आज के जैसा नहीं कि भाई पिता और बच्चों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बेटों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नहीं। यहां पर मदर ही ज्यादातर, हम देखते हैं कि मदर ही ज्यादातर हेड ऑफ द फैमिली हुआ करती थी और वही सब कुछ देखा करती थी। तो मात्र सत्तात्मक यानी कि मैट्रियार्कल किस्म की एक यहाँ सोसाइटी थी और हेड ऑफ द फैमिली मदर हुआ करती थी। यानी कि आप देख सकते हो कि विमेंस की जो सम्मान था, जो स्थिति थी उस समय समाज में, वो सबसे ज्यादा ऊपर थी। यानी कि हाईएस्ट पोजीशंस पर मदर हुआ, महिलाएं हुआ करती थी, फीमेल्स हुआ करती थी, और बाकी उसके नीचे होते थे सारे। ठीक है जी। अब कुछ साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं कुछ, उनकी कुछ खास बातें हैं, वो थोड़ा सा जल्दी से मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे 1921 में जो साइट्स हमने सबसे पहले खोजी वो थी हड़प्पा। हड़प्पा जो है पंजाब में रावी नदी के किनारे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये खोजी गई।
और खोजने वाले का आदमी का नाम है दयाराम साहनी। हिंदी में भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। 1921 में हड़प्पा नाम की जगह की खोज हुई और दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की। और यहाँ की खास बातें ये है कि यहाँ से हमें तांबे की एक बैलगाड़ी मिली है, 6 अन्न भंडार मिले हैं, यहाँ पर टेराकोटा यानी कि मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं हमें, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु लिपि के साथ मिट्टी के बर्तनों का एक टुकड़ा मिला है। और इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं, ए पीस ऑफ पोट्री विद इंडस स्क्रिप्ट, मतलब हमें बर्तन का एक टुकड़ा मिला है जिस पर उसकी लिपि बनी हुई है, लिखी हुई है। और हमें एक पत्थर की पाषाण की मूर्ति मिली है, हमें ऊपर का धड़ मिला है, तांबे की बनी हुई एक बैलगाड़ी मिली है, 6 अन्नागार मिले हैं, कॉफिन बरियल साइट्स, टेराकोटा फिगरिंग हमें मिली हैं। ये सारी की सारी खास बातें हैं जो हड़प्पा से मिली हैं। इसके अलावा आप देखोगे 1922 अगले ही साल मोहनजोदड़ो का यहाँ पर खोज हो जाती है। ये सिंध प्रांत के लड़काना नाम की जगह पर मौजूद है। जिसने खोज की उनका नाम है आरडी बनर्जी। यहां से हमें मिला ग्रेट बाथ, अन्नागार, यूनिकॉर्न की सील मिली है, मोहर मिली है, एक सींग वाला घोड़ा जैसा आकृति होता है, यूनिकॉर्न बोलते हैं उसको। और यहां पर एक और खास बात यह है कि गैंडे की आकृति के अलावा यहां पर नृत्य करती हुई कांसे की एक मूर्ति मिली है। इससे क्वेश्चन बहुत बार बना है कि डांसिंग गर्ल, जो ब्रॉन्ज की एक डांसिंग गर्ल मिली है, वो हमें कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से हमें मिली है। इसके अलावा पशुपति की मोहर जिसमें बना है हिरण, हाथी, बाघ, गेंडा, ये हमें मिली मोहनजोदड़ो से। और एक दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा मिली है, वो भी हमें मिली है यहां से मोहनजोदड़ो से। ठीक है। स्टेटाइट स्टैचू ऑफ बियर्ड, ब्रोंज बफेलोज, तो ये सारी चीजें हमें कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। यहीं से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। आगे बात करेंगे कालीबंगा, सॉरी ऊपर है सुर कोतड़ा। हालांकि सुर कोतड़ा का मैंने तो आपको बता दिया था, सुर कोतड़ा और ये सॉरी सुत के गेंडोर है। तो सुत के गेंडोर जो है बलूचिस्तान में है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे पश्चिमी साइट है ये, इसके पार कुछ नहीं है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाती है वहां पर। सुत के गेंडोर बेसिकली हड़प्पा और बाबुल के बीच, बाबुल बेबीलोन एक्चुअली मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया के बेबीलोन के बीच में यह व्यापार का बिंदु था सुत के गेंडोर। यहां से हमें पत्थर के तीर मिले हैं, सीप, मोती और मिट्टी के बर्तन। इसके अलावा कालीबंगा, कालीबंगा 1953 में इसकी खोज हुई और इसकी खोज की अमलानंद घोष ने। यहां से लकड़ी का हल मिला। एक और खास बात है, यहां भूकंप के साक्ष्य, कांसे का एक बैल, लकड़ी का हल, ऊंट की हड्डी, अग्निवेदी और जुती हुई जमीन के यानी कि खेत के अवशेष हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी इसकी एक खास बात है। इसके अलावा लोथल, लोथल भी गुजरात में है, आर राव ने इनकी खोज की। यहां से बंदरगाह मिला हमें एक, कब्रिस्तान, मानव द्वारा बनाया हुआ पहला बंदरगाह, जहाज बनाने का स्थान, अग्निवेदी, शतरंज हमें यहीं से खेलता हुआ मिला। शतरंज की खोज भारत में हुई थी, सबको पता है, और शतरंज की जो वो है वो हमें लोथल से प्राप्त हुई है। सुर कोतड़ा के बारे में हमने बताया, जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। घोड़े की हड्डियां मिली हैं, मोती मिले हैं और पत्थर की एक माला हमें यहां से प्राप्त हुई है, तो ये भी इसकी एक खास बात थी। बनावली, बनावली हरियाणा में है, आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। और मोती जो अंडाकार आबादी है, एक हल का खिलौना मिला है, हल मतलब जो प्लो है, ये देखोगे आप, टॉय प्लो हमें यहां से मिला है, टॉय प्लो। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स यहां से हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइट है बनावली भी। इसके अलावा धोलावीरा, धोलावीरा में हम कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं जैसे जल प्रबंधन, विशाल जल संसाधन, बांध, तटबंध, स्टेडियम, ये सारी की सारी चीजें हमें धोलावीरा से मिली हैं। आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आप लोगों को पढ़ लेना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 2-3 मिनट में कोशिश करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा।
जैसे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता शब्द पहली बार इनमें से किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया? द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्टली कॉइंड बाय सी मेसन के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल या एम एस वत्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले शुरुआती दौर में हमने ये बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, और हड़प्पा सभ्यता के बाद जब अलग अलग साइट्स खोजनी स्टार्ट हो गई तब हमें एहसास हुआ नहीं यार ये तो थोड़ा छोटा सा है इलाका, मतलब बहुत बड़ा इलाका है और हम इसे हड़प्पा नहीं कह सकते। उसके बाद में ये है सर जॉन होबर्ट मार्शल। तो जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी शब्द इस्तेमाल किया और ये रहे 1902 से 1922 से 20 से एक्चुअली 1920 से 1920 से 1928 तक ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे। तो सबसे पहले जॉन मार्शल थे जो कि डायरेक्टर भी थे इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, इन्होंने ही इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से विकास हुआ किस टाइम के दौरान? वो कौन सा टाइम पीरियड था? द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग, तो वो कौन सा कालखंड था जिसमें ये विकसित हुई और समाप्त हो गई? ये थी 5000 से लेकर 3500 बीसी, 3000 से 1500, 2500 से 1750 या फिर 1500 से 500। तो आपको क्या लग रहा है इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? बताइए। हमारा सेकंड क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड इनमें से कौन सा होना चाहिए? सारे बच्चे आंसर किया करो, कोशिश करेंगे सभी आंसर करने की। तो 2500 बीसी टू 1750 बीसी तक ये कालखंड था, इसका सी आंसर सही आंसर होगा। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा यानी कि वेयर इज द सदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इट इज दैमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा या सुत के गेंडोर। सो विच साइट इज द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? मैंने आपको पढ़ाया था, देखो इस तरीके से जब आपको डायरेक्शन नहीं पता हो तो ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दो लाइन ड्रॉ करोगे। सबसे ऊपर की तरफ जहां आपका सर है वो होगा नॉर्थ, आपके पैरों की तरफ होगा साउथ, इस तरफ होगा आपका ईस्ट और इस तरफ होगा आपका वेस्ट। तो आपसे पूछा है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और आंसर आया है, रोहित कहते हैं सर डी होना चाहिए, सुत के गेंडोर। अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं करो, द राइट आंसर इज दैमाबाद। देखो यहां है सबसे नॉर्थ वाला जो साइट है दैट इज मांडा विच इज सिचुएटेड इन जम्मू। इट इज सदर्न मोस्ट पॉइंट इज दैमाबाद, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज सुत के गेंडोर एंड आलमगीरपुर इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। समझे? चलिए जी, तो आगे बढ़े, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन दी हुई है आप देख लेना, बाद में आपको मिलेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉपर एज सिविलाइजेशन, आयरन एज सिविलाइजेशन, एक्शियल एज सिविलाइजेशन या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन किस टाइप की सिविलाइजेशन है? लास्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन कई सारे हैं बट हमारी क्लास का टाइम ओवर हो गया है, बाद में चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर करो जल्दी से। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ए कॉपर एज सिविलाइजेशन, आयरन एज सिविलाइजेशन, एक्शियल एज सिविलाइजेशन या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन? इट इज ए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यही पढ़ा आज हमने। इट इज ए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। सी, इट इज ए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट सभी को। कल फिर दोबारा से मुलाकात होगी आपसे शाम को 6 बजे।
कल हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक एरा। इससे आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट सबको।